गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में 10वीं वाले बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अब यहाँ पे हमारे जो कुछ एक प्रश्न जो यहाँ पे बाल गोविंद भगत के 2-3 प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति में है। जैसे स्वाध्याय के जितने प्रश्न हैं बच्चों उतने प्रश्नों की तो चर्चा हमारी हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो रचना और अभिव्यक्ति में भी कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो हमें पूछे जा सकते हैं, तो हमें उसकी चर्चा करनी है। तो उसमें सबसे पहला है, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। पहले ही बता दूं, आगे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेहरबानी करके प्रश्नोत्तर लिखने की शुरुआत कर दीजिएगा, ठीक है। कॉपी में आप लिखिएगा। अब यहाँ पे पाठ के आधार पर पहला प्रश्न, इसमें रचना और अभिव्यक्ति में पाठ के आधार पर हमें बताना है कि बाल गोविंद भगत को कबीर में श्रद्धा क्यों है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि वो कबीर को साहब मानते थे, अपने ईश्वर मानते थे, उनके सीधे साधे पद गाते थे, अपने जीवन का गुजारा कबीर के आदर्शों पर ही करते थे। वो पूरे दिन मतलब यहाँ पे अपने खेत में जो फसल वो उगाते थे उस फसल को वो कबीर मठ में देते थे और वहाँ पे से जो प्रसाद के रूप में उनको मिलता उसी से वो अपना गुजारा करते थे। तो इस तरह से हमें लिखना है, इतना जवाब इसमें आएगा ऐसा। उसके बाद, आपकी दृष्टि से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। 2 अंकों में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, बोर्ड की परीक्षा में 2 अंकों में पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 अंकों में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमें उसमें लिखना है कि कबीर और बाल गोविंद भगत के विचारों में काफ़ी समानता है। कबीर का फकीरी स्वभाव, सरल सीधा जीवन शैली, कुरीतियाँ एवं बाह्य आडंबरों को खुलकर विरोध करना, समाज सुधार की लगन, व्यवहार में खरापन जैसी विशेषताओं से बाल गोविंद भगत बहुत आकर्षित हुए थे। इसके लिए वो कबीर को अपना साहब अर्थात ईश्वर मानते थे और उन्हीं के बताए हुए आदर्शों पर वो अपना जीवन जीते थे। ये बातें हमें लिखनी है। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास में क्यों भर जाता है। तो ज्येष्ठ की भयंकर गर्मी से त्रस्त गांव के लोग आषाढ़ में बेसब्री से इंतजार करते हैं। किसान को खेती में बुआई के लिए वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा रहती है। आषाढ़ लगते ही बादल छा जाते हैं, अंधेरा होने लगता है, रिमझिम बारिश है, पूरा माहौल सुंदर और शीतलमय हो जाता है। वातावरण में ठंडक आने से उदासीन मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। बारिश होने से किसान, बच्चे, औरतें सब खुशखुशाल हो जाते हैं। खेतों में धान की रोपाई होने लगती है। सारा गाँव खेत की ओर उमड़ पड़ता है। बच्चे धान की रोपाई करते समय नाचने कूदने लगते हैं। हलवा है यानी हल चलाने वाले इंसान, किसान भी कैसे, किसान के लिए शब्द समूह के लिए एक शब्द ये हलवा है भी हो सकता है, ठीक है। तो हलवा है हल चलाने लगते हैं। महिलाएं कलेवा लेकर मेड़ों पर इंतज़ार करती रहती है और कुछ गीत गाती रहती है। इस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में यहाँ पे पाठ के भीतर ये जो गांव का परिवेश है उसके ऊपर ये प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो प्रश्न है ये हमें हो सकता है कि बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाए, ठीक है। तो आगे वाला जो प्रश्न है वो भी पूछा जा सकता है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना गया कि बाल गोविंद भगत साधु है। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधार पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो ज़्यादातर तो हम तो साधु का परिवेश जो धारण करते हैं उसको देखकर कहते हैं कि ये साधु है, लेकिन यहाँ पे साधु की परिभाषा, और साधु लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर भिक्षा मांग के अपने जीवन का गुजारा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बाल गोविंद भगत है, ये बाल गोविंद भगत भिक्षा नहीं मांगते थे, खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते थे, धान की रोपाई करते थे, कबीर मठ में अपने फसल को देते थे, प्रसाद के रूप में जो मिलता है उससे अपने जीवन का गुजारा करते थे। तो ये उनके जीवन की एक पहलू है। ऐसा हम उस पाठ चलाते समय मैंने आपको बताया था उस समय भी कि ऐसा नहीं है कि जो इंसान जिस तरीके का हुलिया वेश धारण कर ले वो इंसान बिल्कुल उसी प्रकार का होगा, बिल्कुल नहीं। वेश को देखकर हम किसी की यहाँ पे किस प्रकार का वो इंसान होगा ये हम कह नहीं सकते हैं। अब कोई इंसान अगर जैसे कि कोई डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर एक दिन के लिए अपना गेटअप यानी कि अपना
वो वेशभूषा अलग प्रकार की धारण कर ले। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चों ने जैसे हिस्सा लिया होता है, आपने देखा होगा कि बच्चे अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे मस्त अलग अलग प्रकार के किरदार निभाते हैं, तो वो एक अलग प्रकार का पूरा माहौल है। ठीक है, तो वो देखकर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान किसी भी गेटअप में सेट नहीं हो सकता। एक पल के लिए वो सिर्फ उसको धारण कर सकते हैं, उसको देखकर हम उसको कह नहीं सकते ये इंसान इस तरह का है, क्योंकि वेशभूषा को देखकर हम किसी का जजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे हुए हमारे बाल गोविंद भगत पाठ के। अब यहाँ पे हमें आगे वाला जो पाठ है बच्चों, इसी के साथ उसके बहुत ही कम प्रश्नोत्तर है जो इसमें हम ले लेते हैं, ताकि आपको पता पड़े कि ये प्रश्न भी आपको लिखने हैं। पहले पाठ जितने भी यहाँ पे स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरों की चर्चा होती है, चाहे वो काव्य हो चाहे वो पाठ हो, तो बच्चों वो आपको लिखने पड़ेंगे कॉपी में। ठीक है, अब यहाँ पे बाल गोविंद भगत पाठ के जो स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर है अभ्यास लक्ष्य, तो उसमें सबसे पहले, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार का ये जो पाठ है, हमने देखा इस पाठ के भीतर भी कि जैसे कि चश्मे वाला जो है, ये चश्मे वाला यहाँ पे हर रोज़ वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के ऊपर वो चश्मे पहनाता था। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी सेवा भावी निष्ठा को वो प्रकट करता था। तो चश्मे वाला जो है वो सेनानी नहीं है, वो सबसे पहले तो चश्मे वाला सेनानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैप्टन के रूप में क्यों मानते हैं, तो उसका जवाब हमें लिखना है। चश्मे वाला एक सच्चा देशभक्त था जो अपनी यहाँ पे सेवा निष्ठा उसने देश के प्रति प्रकट की। वो कोई सेनानी नहीं था, वो कोई आज़ाद हिंद फौज का यहाँ पे कोई सिपाही नहीं था, फिर भी वो मूर्ति के ऊपर हर रोज़ वो चश्मे पहनाता था और वो अपनी निष्ठा को यहाँ पे प्रकट करता था। इसके लिए लोग उसकी ये सेवा को देखकर उसको कैप्टन के नाम से संबोधित करते थे। कैप्टन ने देखा कि नेताजी की जो मूर्ति है, ये मूर्ति पे चश्मे नहीं है, तो ये मूर्ति बिना चश्मे के देखकर उनको आहत यानी कि उनको थोड़ी सी तकलीफ होती थी। इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वही खुद उस मूर्ति के ऊपर चश्मे लगा दें। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न, हल्दर साहब ने पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, बाद में तुरंत रोकने को कहा। उसमें क लिखा है। हल्दर साहब पहले मायूस हो गए थे, तो हमें क्या लिखना है, हल्दर साहब क्यों मायूस हो गए थे। तो नेताजी की जो यहाँ पे हमें लिखना है उसमें कि हल्दर साहब को यह लगा कि कैप्टन की मृत्यु के बाद, हल्दर साहब को यह लगता है कि कैप्टन की मृत्यु के बाद कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर जो नेताजी की मूर्ति है, ये नेताजी की मूर्ति के ऊपर अब चश्मे नहीं हैं। जब तक कैप्टन जिंदा था तब तक उसने अपने देशभक्ति, अपना कर्तव्य निभाया चश्मे लगाकर उस मूर्ति के ऊपर। अब कैप्टन नहीं है तो कोई भी मतलब वो चश्मे के ऊपर मूर्ति के ऊपर वो चश्मे नहीं पहनाता है, तो ये देखकर वो मायूस हो गए। उसमें ख लिखा हुआ है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। उसमें लिखना है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देख यह उम्मीद जगाता है कि आने वाली पीढ़ी में देश प्रेम की भावना अब भी जीवित है। हल्दर साहब के अनुसार सरकंडे का चश्मा बच्चे बनाते हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बनाकर मूर्ति पर पहना दिया हो। यह इस बात की उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के बच्चों में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है। अब यहाँ पे मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा, तो कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो थोड़े दिन तक वो मूर्ति के ऊपर कोई चश्मे नहीं थे। ये देखकर हल्दर साहब मायूस हो गए। फिर थोड़े दिन के बाद वहाँ से वो गुजरते हैं तो उन्होंने देखा मूर्ति के ऊपर सरकंडे का चश्मा बना हुआ है, ये कैसे संभव है। तो वहाँ पे वो जो बच्चे थे, वो बच्चे ने सरकंडे का चश्मा मूर्ति को पहनाया था। ठीक है, अब हम उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने घर में ही बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उसको देखकर सब सीखते हैं। तो ये बच्चों ने भी देखा होगा कि कैप्टन हर रोज़ वो मूर्ति के ऊपर चश्मे पहनाता था, तो ये देखकर यहाँ पे एक अंदाज़ा बच्चों ने लगाया। उसके बाद हल्दर साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों होते। तो हल्दर साहब ने मूर्ति पर जब सरकंडे का चश्मा देखा तो वो भावुक हो गए। इतनी सी बात ने यह सिद्ध कर दिया कि इस कस्बे में अब भी कैप्टन की देशभक्ति जिंदा
मौजूद है। बच्चों ने वो चश्मा पहनाया ना, वो देखकर वो भावुक हो जाते हैं। उन्होंने ये तय कर लिया कि अब भी मतलब यहाँ पे ये संभव है कि बच्चों के भीतर ये देशभक्ति की भावना प्रबल है। अब इसके बाद आश्रय स्पष्ट कीजिए, बार बार सोचते। आश्रय स्पष्ट करना, तो यहाँ पे वो संदर्भ व्याख्या के रूप में भी वो पंक्ति पूछी जा सकती है बच्चों। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी, जमानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हम। तो यहाँ पे हल्दर साहब लोगों में विलुप्त होने वाली देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं। धीरे धीरे हमारा देश प्रेम कब जगता है? जब मैच होती है, तब भारत के प्रति हमारा जो जज्बा है, देशभक्ति है, नारे लगाना, ये सब होता रहता है। लेकिन सच्ची देशभक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं कि सरहद के ऊपर जाकर ही हम एक सैनिक के रूप में सेवा करें। लेकिन अगर इस देश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहाँ पे रहने के साथ साथ अपना कर्तव्य समझने के साथ साथ हमारी जो सच्ची जिम्मेदारी है उसको निभाए, तो वो सच्चा देशभक्त है। तो देशभक्ति की भावना हमारे भीतर से गायब ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे ये पाठ में चर्चा की है कि जैसे कि कैप्टन की मृत्यु पर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, यही हाल हमारे समूचे देश का है। देश के जवान अपनी सारी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। घर गृहस्थी, परिवार, बच्चे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। किंतु लोगों को ऐसे सच्चे देशभक्तों की बिल्कुल परवाह नहीं होती है। उल्टे वे उनका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम भी अपने जिस समाज में रहते हैं, कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो देश के लिए सच्ची भक्ति निष्ठा करते हैं, ऐसे लोगों की भी मजाक उड़ाई जाती है। जैसे कैप्टन का मजाक पान वाले ने उड़ाया। लोग अपने देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, लालच में आकर स्वयं को भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा लेखक यहाँ पे कहते हैं, देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और देशभक्त वीरों को भूल चुके हैं। ऐसे भी इंसान हमें देश में देखने को मिलते हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और देश के सैनिकों के खिलाफ भी कभी कभी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की भी यहाँ पे लेखक ने चर्चा की है। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही मस्त सवाल, बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न बच्चों बार बार पूछा जाता है। पान वाले का रेखा चित्र, तो वो सबसे पहले उसकी पान की दुकान है। वो कैसा मोटा सा, बद्दा सा, काला सा दिखने वाला इंसान जो हर रोज पान खाता रहता है और थूकता रहता है। पता नहीं वो कौन से, मतलब वो कितना पान बेचने से ज़्यादा वो खुद खा जाता होगा। ठीक है, उसके पान खा खा कर उसकी जो लाल बत्ती सी हो जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से उसकी तोंद बड़ी सी है। पान खाने के साथ उसके दांत भी जो है वो लाल रंग के, लाल काले हो गए हैं। वाकपट्टू है, वाकपट्टू यानी बहुत पटपट करने वाला। कैप्टन के विषय में पूछने पर वह उपहास करता है, भावुक भी हो जाता है कैप्टन की मृत्यु के साथ। और हल्दर साहब उसके बारे में पूछते हैं तो वो उदास हो जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये बात भी इसमें लिखनी है। 5वां प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी। तो उपरोक्त उक्ति पान वाले ने कैप्टन के लिए कहा है। कैप्टन एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा सा इंसान, जिसने देशभक्ति की भावना कुट कुट कर भरी हुई थी। वह शरीर से तो देश की सेवा नहीं कर सका क्योंकि वो लंगड़ा था, चल नहीं पाता था ठीक से। किंतु नेताजी की आंखों के ऊपर चश्मा नहीं था, तो वहाँ पे चश्मे पहनाकर उसने अपनी देशभक्ति को प्रकट किया। यह छोटा सा कार्य भी देश प्रेम की भावना को दर्शाता है। अतः पान वाले ने यह वाक्य जो कहा वो उचित नहीं है कि कैप्टन ने एक तरफ मूर्ति के अधूरेपन को ढकने की कोशिश की अपनी देशभक्ति के माध्यम से, अपने और 10 कस्बे में भी कमी लोगों के प्रति जो कमी थी, ये काम लोगों का करना था लेकिन नहीं किया, तो कैप्टन ने खुद किया, अर्थात यहाँ पे चश्मे वाले ने खुद किया। वो कैप्टन का यह कार्य सच्चे देशभक्ति के काबिल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पान वाले ने उसका उपहास उड़ाया है। तो ये हमें लिखना है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो हमारे पाठ के ये जो प्रश्नोत्तर है, करीबन उसकी चर्चा यहाँ पे हो चुकी है। तो हमें पहला दूसरा पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर हमें लिखने हैं। तो हमारा पहले पाठ के प्रश्नोत्तर भी यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।